नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दिग्गज धुआंधार प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग है। छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का। छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज शाम तक ही चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। बता दें कि इससे पहले सभी दिग्गज चुनावी मैदानों में अपनी हुंकार भरने के लिए तैयार है। तो लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है सभी दलों की ओर से। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और इसी को लेकर चुनाव प्रचार का शोर जो है छठे चरण के लिए आज थम जाएगा। तो बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान हो गया है और ऐसे में 2 चरण बाकी हैं। छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो बड़ा अपडेट बता दें कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इसी के साथ ही छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और ऐसे में सभी दल चुनाव प्रसार करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की 14 लोकसभा सीटों पर छठे चरण यानी 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में प्रचार प्रसार सभी दिग्गजों की ओर से किया जा रहा है। बता दें कि आज इसके लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में तमाम प्रचार प्रसार पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और तमाम लोकसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है हर पार्टी की ओर से और इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे आज। उत्तर प्रदेश तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में छठे चरण के लिए इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी राहुल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं। राहुल, क्योंकि पूर्वांचल में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और आज छठा चरण के लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो शाम तक थम जाएगा और साथ ही सभी दल जो है प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए। जिस तरीके से 5वें चरण का मतदान 25 मई को होना है और 14 लोकसभा सीटों तक मतदान होगा, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए उनमें जिस तरीके से जौनपुर, मछलीशहर, प्रतापगढ़, सिद्धपुर, प्रयागराज और जिस तरीके से गाजीपुर और आसपास की जो लोकसभा की सीटें उन सीटों पे और आजमगढ़ की बात कर ले, आजमगढ़, लालगंज, ये वो लोकसभा की सीटें हैं। तो 14 लोकसभा सीटों पे 25 मई को मतदान होना है। इन सीटों पे लगातार बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं लगातार पूरी ताकत झोंक दी है। अगर खासतौर से जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर में जिस तरीके से आज अखिलेश यादव का दौरा है, दो लोकसभा चुनाव की जौनपुर में 2 लोकसभा की सीटें, दोनों लोकसभा को लेकर लगातार क्योंकि आज शाम को 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, उससे पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव पहले प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, प्रतापगढ़ से फिर जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के नौकरवा पहुंचेंगे, उसके बाद से मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान मरियाहूं पहुंचेंगे। अगर 14 लोकसभा सीटों को देखा जाए पूनम तो कई मायने में खास माना जाता है। ये वो लोकसभा की सीटें हैं जिनमें बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। चाहे जौनपुर की बात कर ले और चाहे घोसी की बात कर ले और चाहे गाजीपुर की बात कर ले और चाहे तमाम उन सीटों की बात की जाए जिन सीटों पर पूर्वांचल की उन सीटों पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता चुनावी जो प्रचार प्रसार है खुद अपनी बहादुर सवाल है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार संहिता लगने से पहले अब तक 3 बार जौनपुर के चुनावी दौरे पर आ चुके हैं और एक बार
पीएम मोदी तो और अमित शाह के साथ साथ तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, तमाम मंत्रियों का जवाब आज जौनपुर में देखने को मिला था। लेकिन आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा और 25 मई को सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। किसके पक्ष में मतदान होगा, कौन आने वाले दिनों में किसके सर पे ताज होगा, जौनपुर, मछलीशहर, आजमगढ़, लालगंज, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, ये तमाम सीटों पर किसके सर पे ताज होगा, ये तो आने वाले 25 मई को जनता तय करेगी। लेकिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल राहुल, क्योंकि 2019 में कई सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हार को भुनाने के लिए राहुल, बीजेपी के पास इस बार क्या मुद्दे हैं उन सीटों पर? देखिए, जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था और जिससे जो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर और बसपा के जो मूल वोटर थे एक तरफा वोटिंग हुई, तो कहीं से बीएसपी को बहुजन समाज पार्टी और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक साथ चुनावी गणित में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए लगातार जो चुनावी गणित है वो बीजेपी सेट करने में जुटी थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की जो राहें हैं फिलहाल अलग हो चुकी है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन है उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल नहीं, तो कहीं न कहीं उन 14 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से जिन पर मतदान होना 25 मई को, पूर्वांचल को खास लोकसभा की सीटें और पूर्वांचल में तमाम जो आने वाले क्रम जिन लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होगा, चाहे 1 जून की बात कर ले चाहे 25 मई की बात कर ले, उन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सामने जो चुनावी गणित होगा, आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही है। खासतौर से अगर जौनपुर की बात करें, जौनपुर में श्याम सिंह यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में 82,000 वोट से जिस तरीके से जो केपी सिंह थे 2014 में चुनाव जीते थे, उसके बाद 2019 में बीजेपी ने अपना पुनः प्रत्याशी बना, लेकिन बसपा और सपा के गठबंधन के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तकरीबन 82,000 वोट से हारे थे। मछलीशहर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, उन्होंने तो कहीं न कहीं 181 वोट से बीजेपी के जो प्रत्याशी है अभी वक्त में और जो सांसद है भोलानाथ सरोज, बीपी सरोज, वो मात्र भारत के सबसे कम अंतर यानी 181 वोट से चुनाव जीते थे। तो कहीं न कहीं जो चुनावी गणित है उन चीजों पर लगातार बीजेपी ने काम किया है। किस तरीके से हार हुई थी, क्या मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे पर घुमाने में कहीं न कहीं बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। लेकिन 25 मई को 14 लोकसभा सीटों पे मतदान होगा, उसके पहले आज जो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, उस आखिरी दिन में तमाम चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम नेताओं का दौरा जौनपुर के उन 14 लोकसभा सीटों पर है जहां आज शाम को 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से रायबरेली में जमावड़ा लगा था 5वें चरण से पहले चुनाव प्रचार जो थमने वाला था, तो वो ऐतिहासिक दिन था चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए। आज फिर से पूर्वांचल के लिए प्रचार प्रसार जो है यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे जौनपुर की बात हो या फिर मछलीशहर की आपने बात की कि बहुत कम मार्जिन से बीजेपी की जीत वहाँ हुई थी। लेकिन अब जो है सरोज, अगर वर्ग की बात की जाए, सरोज जाति की अगर बात की जाए, तो तीनों पार्टियों की ओर से, चाहे बीजेपी की ओर से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की ओर से हो, चाहे बसपा की ओर से हो, तीनों की ओर से सरोज समाज को ही उतारा गया मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये टक्कर जो है वो कांटे की और मुकाबला जो है वो कांटे का देखा जा रहा है। राहुल देखिए पूनम जी, तो जिस तरीके से अगर मछलीशहर लोकसभा सीट की बात करें तो ये सुरक्षित लोकसभा की सीट है। तो सुरक्षित लोकसभा सीट पर जिस तरीके से पहले बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के वर्तमान सांसद जिस तरीके से बीपी सरोज को बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा सरोज के दाव लगा। इसी चीज का इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही थी कि बीजेपी किस प्रत्याशी पे दाव लगाती है। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद पे दाव लगाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रिया सरोज पे दाव लगा दिया। फिर बसपा ने जो पंजाब के जिस तरीके से आईएएस अधिकारी रिटायर होकर आए हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कृपा शंकर सरोज बसपा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मछलीशहर लोकसभा सीट पर, तो जो बीजेपी प्रत्याशी है और सांसद है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर उसको भुनाने में बीजेपी कामयाब साबित होगी तो शायद बीजेपी की राहें आसान होगी। अगर इन चीजों को भुनाने में नाकाम साबित हुई बीजेपी, तो मछलीशहर की लोकसभा सीट पर जो पार्टी मतदाता है वो कहीं न कहीं बसपा या तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करेंगे, जिससे आने वाले समय में बीजेपी को एक झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर के 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो सांसद थे
बीती सरोज ने मरियाहू में ओवरब्रिज है, जिस तरीके से मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, राफड़गंज और दूसरी तरफ अयोध्या, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, तमाम इन जिलों को जोड़ने वाला एक मार्ग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर ओवरब्रिज बनाने का उन्होंने वादा किया था। लेकिन आए दिन जौनपुर में, मरियाहू में जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। तो जब वो मरियाहू में प्रचार प्रसार करने पहुंचे, तमाम स्थानीय नेताओं ने वर्तमान सांसद से पूछा भी कि आपने तो जो वादा किया था आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वह कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के अगर खिलाफ सटीक बैठती है या बीजेपी इन चीजों को भुनाने में कामयाब साबित हुई तो शायद बीजेपी की राह आसान होगी। अगर उन चीजों को भुनाने में नाकाम साबित हुई बीजेपी, तो मछलीशहर के लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की राह बिल्कुल, क्योंकि राहुल जी बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री प्रतापगढ़ भी पहुंच रहे हैं। अगर प्रतापगढ़ के नजरिए से देखा जाए तो सियासी समीकरण जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ के अगर कुंडा की बात करें तो राजा भैया जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी को साफ साफ अब अपना समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले जनसभा में उन्होंने अपने दल से कहा था कि समाजवादी पार्टी के दल को समर्थन दिया जाए और देते हुए नजर भी आए थे। तो इस बार जो सियासी समीकरण है वो काफी हद तक बदला हुआ नजर आ रहा है। राहुल देखिए पूनम, जैसे जैसे चुनाव का जो परिणाम है या कहे चुनाव का जो 5वें चरण के बाद 6वें चरण में जैसे जैसे एंट्री होती चली गई, उससे राजनीतिक समीकरण बदलते चले गए। सबसे जो टर्निंग पॉइंट है राजनीति में प्रतापगढ़ में, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जब प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि राजा कोई पेट से पैदा नहीं होता है, राजा ईवीएम या कहे मतदान से होता है। इस बात को लेकर जो जनसत्ता दल के जो नेता थे या कहे कार्यकर्ता थे, राजा भैया के समर्थक थे, इस बातों को लेकर बेहद नाराज हुए और खुद इस पर राजा भैया ने सफाई दी कि पिछले 7 बार से लगातार प्रतापगढ़ के कुंडा से मैं विधायक चुनता आया हूँ और इस तरीके की बातें करना राजनीति में शोभा नहीं देता। फिलहाल इन बातों से ओम प्रकाश राजभर ने भी अनुप्रिया पटेल का समर्थन तो किया, लेकिन उनके साथ साथ जो राजा भैया है प्रतापगढ़ में, जिस तरीके से कुंडा में उन्हें राजनीतिक जो उनके बाबागंज हो चाहे कुंडा हो, जो आसपास कौशाम्बी विधानसभा की सीटें उन सीटों पे लगातार राजा भैया की पकड़ मजबूत मानी जाती है। और प्रतापगढ़ में भी चुनाव होना है, तो जिस तरीके से राजा भैया के घर में आज गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है, तो कहीं न कहीं जो सक्रिय मतदाता जिस तरीके से राजा भैया के जो समर्थक है अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद, कहीं न कहीं पहले तो राजा भैया ने यह कहा था कि जो भी मतदाता जनसत्ता दल के जो पार्टी का मतदाता किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन पार्टी की तरफ से न कोई गठबंधन हुआ था न कुछ भी बात, उन्होंने साफ साफ कह दिया था किसी भी पार्टी को समर्थन दे दे। लेकिन अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद प्रतापगढ़ की राजनीति में भूचाल आया। राजा भैया के समर्थकों ने खुलेआम समाजवादी पार्टी के पक्ष में, चाहे मिर्जापुर की बात कर ले, चाहे कौशाम्बी की बात कर ले, चाहे प्रतापगढ़ की बात कर ले और चाहे मछलीशहर की बात कर ले, जौनपुर की बात कर ले, तमाम उन सीटों पे जो राजा भैया के कुछ पकड़ मजबूत माने जाते हैं, उन सीटों पे लगातार राजा भैया के जो समर्थक हैं, चाहे जिला अध्यक्ष है, तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलेआम प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे, तो कहीं न कहीं इसको भुनाने में कितना प्रयास लाएंगे। और संगम लाल जो गुप्ता है, जिस तरीके से जो वहाँ के विधायक है, सांसद है, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ये दूसरी बार कहीं न कहीं उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आज राजा भैया का जो जिस तरीके से बगावत है वह बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ा कर सकता है। बिल्कुल राहुल, चलिए इसी खबर पर हमारे साथ विवेक बस्ती से जुड़ गए हैं। विवेक, क्योंकि आज 6ठे चरण के लिए आखिरी चुनाव प्रसार है, आज शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बस्ती में बीते कल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की कोशिश हर दल की ओर से की जा रही है। विवेक, ये योगी भी बस्ती में थे और कहीं ना कहीं उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी सपा और कांग्रेस से हमला बोला है और उन्होंने ये भी कहा था कि ये राम मंदिर पे ताला लगवाना चाहते हैं, कांग्रेस और सपा से बोला था। और आपको बता दें कि आप छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर बस्ती में आज से शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा। और आपको बता दें बस्ती के लिए 19,02,098 जो मतदाता है वो डालेंगे और करीब इसके लिए 1,482 केंद्र बनाया गया है जी। और आपको बता दें ये जो 19 लाख के करीब वोट डालेंगे मतदाता, उसमें से जो वोट प्रतिशत उसको बढ़ाने की जिला प्रशासन जो यहाँ के डीएम आंध्राबाद थी वो लगे हुए हैं, कमिश्नर जो अखिलेश थे वो भी लगे कि 1% बढ़ाया जाए। और आपको बता दें यहाँ पे जो मंदिर समिति यहाँ पे पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, 2,154 पोलिंग पार्टियां
और 11,750 कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ तक कि 626 बड़े तथा 593 छोटे वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। 2,151 ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को भी पोलिंग पार्टियों के हवाले किया जाएगा। अररिया विधानसभा की बात करें तो 526 कप्तानगंज में, 497 रधौली में, 593 बस्ती शहर में, 520 तथा महादेवा विधानसभा क्षेत्र में 551 ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ तक 182 फीसद जो मतदान केंद्र है वहाँ पे 254 मध्य स्थलों पर जो है व्यवस्थाएं की गई है और 18 मध्य स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पैरा मिलिट्री फोर्स की जिम्मेदारी के अंतर्गत वहां पे मतदान होगा। और आपको बता दें कि 18 कंपनियां सीआरपीएफ और एसएसबी और सीआरपीएफ पंजाब आर्म पुलिस फोर्स मंगाई गई है। 126 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 16 जोन और 4 सुपर जोनल और मजिस्ट्रेटों को वहां से लेस किया गया है। और इसी के चलते हुए जो वहां पे जहाँ से मंदिर समितियों से रवाना हो पुलिस पार्टी वहां पे सुरक्षा ज्यादा इंतजाम की जहाँ पे वीकेम रखा जाएगा वहां पे व्यवस्था की गई है। वहां भी पहला मिलिट्री फोर्स लगाई गई है, किसी तरह से किसी को दिक्कत ना होने में। और कल से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। और आज शाम का पहले बता रहे मतदान का जो मतलब प्रचार प्रसार का वो थम गया है। और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत से एक देखा जा रहा है कि जो समीकरण वो बदल गया है। और कहीं ना कहीं इस समय जो समीकरण देखा जा रहा है भाजपा के पक्ष में यहाँ पे देखा जाए। लेकिन जो लड़ाई है वो सपा और बसपा गठबंधन, सपा और जो गठबंधन है भाजपा का, उसके बीच मानी जा रही है। यानी इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जो फैसली लड़ाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल का ये जिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जा रही है। कहीं ना कहीं सीएम योगी से उससे भी जुड़ा हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जो पूर्वांचल के सीटों में बस्ती जिला भी आता है और पूर्वांचल की सीटों को योगी का दबदबा काफी माना जाता है। और बस्ती जो राजस्थान सटा हुआ है और इसके लिए इसके चलते भी कहीं ना कहीं राम मंदिर का असर भी बस्ती जिले में देखने को मिलेगा। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि भाजपा का पल्ला इस समय भारी ही पूनम। जी बिल्कुल। राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से लगातार जैसे जैसे जो चरण है संपन्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे भाषणों में उग्रवादिता देखी जा रही है। जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को और जेपी नड्डा को कि भाषा जो है उस पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि समाज में इससे गलत मैसेज जाता है। लगातार जो है भाषणों से जनसभाओं को संबोधित करते हुए देखा जा रहा है कि अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है स्टार प्रचारकों के द्वारा। देखिए पूनम, क्योंकि जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग में पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी प्रत्याशी, सभी पार्टी के दलों के तमाम नेताओं को ये पहले ही कर दिया था कि किसी भी जाति धर्म प्रलोभन के पक्ष में आप मतदान या संबोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन तमाम पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया कि आप इन शब्दों का अमर्यादित शब्दों का चयन जिस तरीके से संबोधन नहीं कर सकते हैं। और नोटिस के बाद शायद जो चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी के तमाम नेता है शायद इन बातों को शायद संज्ञान ले, क्योंकि जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही कह दिया कि जो भी जो मतदाता होगा, चाहे जो आप संबोधन कर रहे हैं वो जनता के हित में तमाम चीजों को आप बातें रख सकते हैं। लेकिन कई ऐसे संबोधन आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग हर जहां जगहों पर जिस तरीके से जो संबोधन उसका बकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से खड़गे जी को भी नोटिस दिया गया, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष है उनको भी नोटिस दिया, तो कहीं न कहीं इसका जो आने वाले, क्योंकि आज जो प्रचार है शाम 5 बजे थम जाएगा, तो जो आखिरी चरण होगा वह उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो ये जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने जो नोटिस दिए उसका असर खास देखा जाएगा। क्योंकि आखिरी चरण में जिस तरीके से वाराणसी तमाम वीआईपी सीटों पे मतदान होगा, उन सीटों को लेकर लगातार सभी पार्टी के जो नेता है प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भारत निर्वाचन आयोग ने खुद संज्ञान लिया है, तो कहीं न कहीं इसका नोटिस के बाद अगर आगे भी ऐसी बातें आएंगी तो भारत निर्वाचन आयोग एक बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। पूनम जी बिल्कुल। राहुल, विवेक, अगर बात की जाए, क्योंकि हर जिले के हर कस्बे के अपने मुद्दे होते हैं जनता के लिए, अगर बस्ती की बात की जाए तो बस्ती के लिए, बस्ती की जनता के लिए जमीनी मुद्दे जो है वो क्या है इस बार के चुनाव में? जी आपको बता दें, बस्ती में युवाओं के लिए सबसे ज्यादा मुद्दे हैं। जो हमने सर्वे भी किया था, गाँव गए भी थे, तो युवाओं की बात एक सामने आ रही थी, उनको
नौकरी मिले। यानी कहीं ना कहीं युवाओं को नौकरी की अपेक्षा इस सरकार से, जो भी सरकार बनती है उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, क्योंकि युवा अधिक है और नौकरी उनको मिल नहीं पा रहा है। इसको लेकर बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे सबसे अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें बस्ती जिले में जो सड़कें तो अधिकतर बन गई, सड़कें ऐसी है जो छूटी हुई है, उसको भी अगर सरकार बनती है, किसी भी पार्टी सरकार बनती है, तो वो सड़कें महत्वपूर्ण जो है जो छूटी हुई है, तो कई सालों से बनी नहीं है, उन सड़कों को बनाया जाए। और आपको बता दें कि जो भाजपा के सांसद रहे, भाजपा के प्रत्याशी समय हरीश द्विवेदी, उन्होंने काफी कुछ काम बस्ती में किया है। क्योंकि जैसा हमने क्षेत्र में गए तो वहां पता चला कि अगर यहाँ पे शिवराम चौहान जी सांसद थे, यहाँ पे लालमणि जी सांसद थे, चौधरी सांसद थे, और उसके बाद 10 सालों से 2 बार से यहाँ पे हरीश द्विवेदी सांसद है। कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो लोग सांसद का महत्व नहीं जान पाते, सांसद कुछ दिखाई नहीं देते थे, तो हरीश जी कहने से यह है कि हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो दौरा भी करते, विकास के लिए काम भी करते, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हरीश जी की तरफ जो भाजपा प्रत्याशी उनकी तरफ लोगों का रुझान है। क्योंकि उन्होंने बताया कि सांसद का कार्य क्या होता है, क्योंकि पहले के जो सांसदों थे उनके कार्य पता नहीं चल पाते मिल गए थे, तो कहीं ना कहीं इसका भी बीजेपी को यहाँ पे फायदा मिलेगा। क्योंकि जो सांसद होता है वो किस तरीके से काम करता है इस पर भी निर्भर करता है। और आपको बता दें पोलिंग पार्टियां कल रवाना होंगी और आज से 50% जाएगा। जो यहाँ के मंडला आयुक्त है अखिलेश सिंह और जो यहाँ के डीआईजी भारद्वाज, उन्होंने मतदान के जो मतदाता फैसला उन्होंने उनसे निवेदन किया है कि निर्भीक होकर मतदान करें और इस तरीके से अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। जी होना बिल्कुल। राहुल, यही मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अगर जौनपुर की बात की जाए तो यहाँ महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए रसोई गैस हो गई, सुरक्षा उनके लिए हो गई, शौचालय उनके लिए हो गई, और जो यहाँ की महिलाएं हैं जौनपुर की, वो क्या चाहती हैं इस बार के चुनावी मुद्दों को लेकर? दो लोकसभा की सीटें हैं, एक सुरक्षित अमृतसर और जौनपुर लोकसभा सीट। जिस तरीके से चाहे बीजेपी की बात कर ले, जिस तरीके तमाम जो बीजेपी के चाहे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ले, योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, तमाम जब जनप्रतिनिधि या कहे तमाम जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं जब जौनपुर में आते हैं तो स्थानीय मुद्दे पे चाहे सपा की बात कर ले, और चाहे बसपा की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, और स्थानीय मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव का भी साइड या कहें बदल जाता है। जौनपुर की जो महिलाएं हैं आज भी जौनपुर के शाहगंज में चीनी मिल का चलने का इंतजार कर रहे हैं, औद्योगिक केंद्र जो जिस तरीके से सिद्धवन में है उसके चलने का इंतजार कर रही है, और चाहे तमाम जो औद्योगिक केंद्र बंद हो चुके हैं उनके चलने का इंतजार कर रहे हैं। जौनपुर में महिलाओं की बात की जाए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो महिलाओं को लेकर योजना चलाई गई, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर ले, चाहे शौचालय की बात कर ले, तमाम कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना जब सरकार ने निःशुल्क देने का तो जिस तरीके से दावा तो किया, लेकिन जिस तरीके से गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई, तो एक बार फिर जो जौनपुर की महिलाएं हैं अपने चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हो गए। क्योंकि जौनपुर में सबसे अधिक जौनपुर के लोग, पूर्वांचल के लोग अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं काम न मिलने के कारण से वो लगातार महानगरों की तरफ कूच करते हैं। चाहे दिल्ली की बात कर ले, चाहे मुंबई की बात कर ले, चाहे बेंगलोर की बात कर ले, क्योंकि जौनपुर समेत पूर्वांचल के तमाम जिलों में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार न होने के कारण से दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए लोग जाते हैं। तो शायद इस बार जौनपुर में रोजगार का मुद्दा बनेगा और या रोजगार के मुद्दा हावी होगा, या फिर जिस तरीके से जो बीजेपी ने जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पहुंचने के बाद जो दावे किए थे, उन दावों से कितनी जौनपुर की महिला या जौनपुर के मतदाता, युवा मतदाता हो या जो नए मतदाता जुड़े, कितने पक्ष में जाएंगे ये तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन जौनपुर के अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, आज भी जौनपुर में जिस तरीके से तमाम जो चीनी मिल है, चाहे औद्योगिक केंद्र है, तमाम औद्योगिक केंद्रों पे लगातार ताला बंद होता चला जा रहा है, या कहे जो उनका घाटा है वो घाटा होता चला जा रहा है, इसलिए औद्योगिक केंद्र भी बंद होते चला जा रहा है। और जो काम करने वाले लोग हैं वो लगातार मुंबई या कहीं बेंगलोर, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जौनपुर में सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा रोजगार, शिक्षा, और सबसे बड़ी बात है 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जौनपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। उस मेडिकल कॉलेज 2016 से आज यानी 2024 तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिससे जौनपुर के लोग कभी भी बड़ा हादसा होता है जौनपुर में तो एक्सीडेंट के बाद पहले उन्हें प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में किया जाता है, उसके बाद वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जाता है। शायद अगर जौनपुर का मेडिकल कॉलेज 2016 से उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 24 आ गया है, शायद अगर बेहतर ढंग से चालू हो जाता तो शायद जौनपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलती। लेकिन आज भी
जौनपुर में मेडिकल कॉलेज की जो बदतर हालत है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई, जिससे आज भी तमाम जो डॉक्टर हैं जब हादसे होते हैं तो जौनपुर वासियों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर स्थानीय चुनाव होंगे जौनपुर में। और जौनपुर में जिस तरीके से अगर जाति समीकरण देखा जाए पुनः बीजेपी की तरफ से कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जो कि पहले कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे और महाराष्ट्र में भी राज्यमंत्री थे। बिल्कुल राहुल, जाहिर सी बात है क्योंकि जनता के लिए जो मुद्दे हैं वो बेहद जरूरी हो जाते हैं और वो चाहती है कि हमारा जो भी नेता हो वो दावे और वादों को पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और राहुल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।